गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। सो आई एम लाइव नाउ। बढ़िया। गुड इवनिंग बच्चों सभी को। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन डिटरमिनर्स। जैसा कि आप समझते हैं कि डिटरमिनर्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर कह लीजिए इंग्लिश ग्रामर का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ डिटरमिनर्स की आपके साथ में प्रैक्टिस क्लासेस रखेंगे। जो भी डिफरेंट टाइप के डिटरमिनर्स हैं उनको हम वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज पहली क्लास है डिटरमिनर सीरीज की, और इसमें हम डिटरमिनर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उनको समझने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों सभी को। अच्छा, कभी लेट नहीं होता, आज कैसे हो गया? ये असल में थोड़ा सा ना, ये एक्चुअल में टेक्निकलिटीज हैं कुछ ऐसी, जो अभी हम उनको समझ रहे हैं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। देखिए, आज की क्लास में जो हम डिटरमिनर्स डिस्कस करेंगे वो तो खैर मैं भी आपको बताता ही हूँ, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, एक दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप पहले समझ लीजिए। एक मिनट बच्चों, ये नहीं काम कर रहा है क्या? देखिए, डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स इन इंग्लिश। आई एम प्रभात कुमार सिंह। ग्रेट बच्चे, यू आर वेलकम। हम्म। तो डिटरमिनर्स जो होते हैं बच्चों, ये डिटरमिनर्स इंग्लिश के वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन्स के साथ में करते हैं, नाउन्स को डिटरमिन करने के लिए। फिर से समझ लीजिए, डिटरमिनर्स आर सच वर्ड्स इन इंग्लिश विच आर यूज्ड विद नाउन्स टू डिटरमिन देम। नाउन्स को डिटरमिन करने के लिए उनके साथ हम वर्ड्स का यूज करते हैं, वो डिटरमिनर्स होते हैं। दीज डिटरमिन नाउन्स। डिटरमिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को डिटरमिन करते हैं। अच्छा, अब समझने वाली बात है यहाँ पर कि अगर डिटरमिनर्स नाउन्स को डिटरमिन करते हैं तो क्या डिटरमिन करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। डिटरमिनर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं नाउन की आइडेंटिटी। एक मिनट, आइडेंटिटी को, डिटरमिनर्स जो होते हैं वो डिटरमिन करते हैं नाउन की आइडेंटिटी, नाउन की पोजीशन या लोकेशन, ठीक है, नाउन की ऑनरशिप, और नाउन का नंबर, या नंबर की वजह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो डिटरमिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन्स के साथ में करते हैं डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। एक दो डिटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो टाइप को डिटरमिन करते हैं, जैसे सच है, सच इज द डिटरमिनर ऑफ टाइप, ठीक है, वो टाइप को डिटरमिन करता है नाउन के। गुड इवनिंग बच्चों सभी को, गुड इवनिंग। तो जो सच है वो एक ऐसा डिटरमिनर होता है जिसका यूज हम नाउन्स के साथ में करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, जो बच्चे भी रिसेंटली हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वो डिटरमिनर्स पर है। देर आर सर्टेन डिटरमिनर्स दैट वी विल डिस्कस टुडे, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट उन डिटरमिनर्स को स्टार्ट करने से पहले, उन डिटरमिनर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले, मैं एक बार चाहता हूं कि आप डिटरमिनर्स को समझ लें कि डिटरमिनर्स एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। डिफाइन कर देता हूं डिटरमिनर्स को, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए, सो डिटरमिनर आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमिन देम। नाउन्स को डिटरमिन करने के लिए उनके साथ में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स एक्चुअली किस चीज को डिटरमिन करते हैं नाउन की, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देयर आर सर्टेन डिटरमिनर्स, कुछ ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जो हम नाउन्स के साथ में यूज करते हैं डिटरमिन करने के लिए उनकी आइडेंटिटी को। ए, एन, द, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये डिटरमिनर्स आइडेंटिटी के होते हैं। आज ऑफलाइन क्लास भी ली थी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फर्स्ट डे इन दिस क्लास, गुड। अच्छा, तो इसमें कुछ बच्चे अपने वो भी हैं जो मुखर्जी नगर में हमने ऑफलाइन बैच बनाया उसमें एनरोल्ड है। बढ़िया बेटा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हालांकि आप लोगों की बैच में भी प्रैक्टिस होगी, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं डिटरमिनर्स। बाकी यहाँ पर भी अपना समझ लीजिए, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा।
अच्छा, देर आर सम स्टूडेंट्स जिनका आज पहला क्लास है, कोई अच्छी बात है बेटा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। डिटर्मिनर्स का यूज हम नाउन्स के साथ में करते हैं, उनको डिटरमिन करने के लिए। डिटर्मिनर्स नाउन की आइडेंटिटी को, नाउन की पोजीशन को, नाउन्स की ओनरशिप को, नाउन्स की क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, ए एंड द जो होते हैं, जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं, ये आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं। इनका यूज हम करते हैं नाउन्स की आइडेंटिटी को डिटरमिन करने के लिए। अगर हम किसी ऐसे नाउन की बात करें जो कि इंडेफिनिट आइडेंटिटी का होगा, तो उसके साथ हम ए एन आर्टिकल यूज करेंगे। अगर कोई ऐसा नाउन होगा जिसकी आइडेंटिटी डेफिनिट होगी, स्पेसिफिक होगी, तो हम उसके साथ में द आर्टिकल लिखेंगे। अच्छा, दिस दैट है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये होते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ पोजीशन। पास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पास के जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम यूज करते हैं दिस या दैट। दिस इज माई फोन, ठीक है, दीज आर माई चेयर्स। अच्छा, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमसे दूर रखे होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं दैट एंड दोज, ठीक है। दैट इज माई हाउस, दोज आर माई कार्स, इस तरीके से। ऑनरशिप के लिए हम यूज करते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स, जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये जो है, ये डिटर्मिनर्स ऑफ पोजेशन होते हैं। इनका यूज हम करते हैं ऑनरशिप शो करने के लिए। जैसे मैंने कह दिया दिस इज माई फोन, तो माई इज शोइंग ऑनरशिप। माई के थ्रू हम इस नाउन की ऑनरशिप क्या है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। या मैं जैसे कहता हूं दिस इज योर माउस, दिस इज योर माउस, तो योर जो है वो क्या शो कर रहा है, योर शो कर रहा है ऑनरशिप, कि ये जो माउस है वो किसका है। तो ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये डिटर्मिनर्स ऑनरशिप के लिए यूज होते हैं। इनका यूज हम नाउन्स के साथ में ये बताने के लिए करते हैं कि उस नाउन का ऑनर कौन है। ओके, उसके बाद में आगे डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी। इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा डिटर्मिनर्स हैं, सबसे ज्यादा का मतलब इन नंबर, ठीक है, वो होते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को देखिए हम दो तरीके से डील कर सकते हैं, आप ये बात ध्यान रखेंगे, मैं यहां पर बता देता हूं। नंबर, ठीक है, और अमाउंट। क्वांटिटी जो टर्म है, उसका यूज अमाउंट के लिए भी होता है, उसका यूज नंबर के लिए भी होता है। ओके, तो आप यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे, जो डिटर्मिनर्स क्वांटिटी को रेफर करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वो जो अमाउंट्स को रेफर करते हैं, और एक वो जो नंबर को रेफर करते हैं। एक्चुअली क्वांटिटी जब हम कहते हैं ना, तो क्वांटिटी को नंबर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, अमाउंट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जो डिटर्मिनर्स अमाउंट को रेफर करते हैं वो यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। जो डिटर्मिनर्स नंबर को रेफर करते हैं वो यूज होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ में। यहां तक ओके? क्लास कब स्टार्ट होगी? द क्लास हैज स्टार्टेड हियर, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। खैर, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी के। डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी में जैसे सम हो गया, एनी हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, मैनी है, सेवरल है, ठीक है, मच है, लिटिल है, और ये जो न्यूमरल्स होते हैं 1 2 3, 1 2 3 है, 100 है, डजन है, एटसेट्रा। कुल मिला के जो भी डिटर्मिनर हाउ मच या हाउ मेनी को रिप्लाई करते हैं वो क्वांटिटी के डिटर्मिनर्स होते हैं। जो भी डिटर्मिनर्स हाउ मच या हाउ मेनी को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं एक और मुझे पेज यूज करना पड़ेगा, एक्चुअल में एक ही पे बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन चलिए फिर भी इसी पे लिख देता हूँ। जो जैसे जो डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी है ना बच्चे, जो क्वांटिटी को रेफर करते हैं, इनको हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक वो डिटर्मिनर्स जो रिप्लाई करते हैं हाउ मेनी को, ठीक है। एक वो डिटर्मिनर्स जो रिप्लाई करते हैं हाउ मच को। तो जो हाउ मच को रिप्लाई करते हैं वो एक्चुअल में होते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ अमाउंट। डिटर्मिनर्स ऑफ अमाउंट इनका यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जो हाउ मेनी को रिप्लाई करते हैं वो होते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर, उनका यूज हम काउंटेबल नाउन्स के साथ में करते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है। तो जो डिटर्मिनर्स हाउ मेनी को रिप्लाई करते हैं, क्लास फ्री है ना सर? ये यूट्यूब की तो क्लास बेटा फ्री है,
यूट्यूब की जो क्लासेस हैं ये तो फ्री है, ये तो ओपन क्लास है। एग्जामपुर में आपका ऑफलाइन फीस कितना है? देखिए हमारा जो अभी हमने बैच बनाया है एग्जामपुर में, वो हमारा है कंबाइंड बैच, उसमें मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, रीजनिंग भी है। और पहला बैच है तो डेमो जब तक उसके चल रहे हैं इस वीक तक, तो उसकी फीस रखी गई है 6000। एक्चुअल में फीस जो है वो है 5999, मतलब 6000 है, क्योंकि ऑफलाइन का फर्स्ट बैच है एग्जामपुर का, इसलिए। अदरवाइज उस बैच की फीस है 15000 शायद। ठीक है, तो अभी तो यही है, और जब हम इंग्लिश स्पेशल बैच बनाएंगे एग्जामपुर में तो उसकी फीस अभी डिसाइड करेंगे क्या होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए? आ जाइए, अब मैं आपको वापस ले चलता हूं कि हमें आज डिस्कस क्या करना है। आज भी बोर्ड का कलर चेंज नहीं किया बेटा, ये बोर्ड का कलर चेंज होगा मंडे से। या हो सकता है कल लाइटिंग, यहाँ पे आप लोग समझ नहीं रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या बात है, अब दोबारा इस बात को नहीं कहना। ठीक है, जब मैंने इस चैनल पर पहली 2 या 3 क्लासेस ली थी, शायद फर्स्ट 2 क्लासेस, तो बेटा मैंने क्लासेस ली थी एग्जामपुर का जो अपना स्टूडियो है वहां से। अभी जो क्लासेस ले रहा हूँ ये मैंने अपना स्टूडियो बना रखा है अपने रेजिडेंस के पास में, वहां से ले रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी ना लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी एग्जामपुर के स्टूडियो में वहां पर है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइटिंग चेंज करवाएंगे, लेकिन ये सब चेंज का काम या ये इस तरीके के मेंटेनेंस के काम है ना वीकेंड में होते हैं। तो आज थर्सडे है, हम कोशिश करेंगे फ्राइडे को कल से हो जाए, लेकिन कल नहीं से हो पाए तो सैटरडे को सही करवाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस से आपको सब सही मिलेगा। ठीक है, चलो आज फिलहाल में हमें क्या क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आप इसको समझिए। आज हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर, मच, मैनी, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्लास के एंड में कंजंक्टिव एडवर्ब बता दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, आप रहना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज देखिए, आज हमें क्या समझना है, मोर, मच, मैनी, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, ये जो डिटरमिनर्स हैं आज हमें इनका यूज करना सीखना है। वी हैव गॉट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमें इन डिटरमिनर्स का यूज करना है, मोर, मच, मैनी, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। खैर, अब एक तरीका तो हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, बट दूसरा तरीका ये कि पहले हम इन डिटरमिनर्स को थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं, आप इसको समझें। देखिए, ये जो डिटरमिनर्स हमें यूज करने हैं, मैं पहले तो एक बार आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। मच, मैनी, मोर, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है, ये डिटरमिनर्स आज हमें फिल करने हैं। जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस में हमें डिटरमिनर्स यूज करने हैं, ये ऑप्शंस हैं, मच, मैनी, मोर, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। अब इन डिटरमिनर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको कैसे समझना है, वो एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, आप उसको समझ लेंगे, फिर बाद में उसको ध्यान रखिएगा। ग्रामर चैप्टर वाइज स्टार्ट करें सर। ठीक है बेटा, कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे समझें, मैं आपको कुछ की मतलब पॉइंट्स बता देता हूं जो आप ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मच इक्वल्स मैनी, फ्यू इक्वल्स लिटिल, फ्यूअर फ्यूअर, एक मिनट बच्चे से सही से लिखना पड़ेगा, फ्यूअर इक्वल्स लेस, फ्यूएस्ट इक्वल्स लीस्ट। ठीक है, सबसे पहले ये समझे, मच इक्वल्स मैनी, मैं इसको थोड़ा सा, मच इक्वल्स मैनी, फ्यू इक्वल्स लिटिल, फ्यूअर इक्वल्स लेस, फ्यूएस्ट इक्वल्स लीस्ट। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है
कि मच डज नॉट इक्वल या इज ऑपोजिट टू लिटिल, मैनी इज ऑपोजिट टू फ्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो ये की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आप इनका यूज समझना चाहते हैं तो, और मोस्टली वो ही फॉलो करते हैं जो आपसे पढ़ चुके हैं। कम लोग ही हैं जो आपसे सिर्फ यूट्यूब पढ़ते हैं, तो रैंडम टॉपिक सही नहीं है ना उनको। हाँ, बड़ा अच्छा बच्चे आपने कमेंट लिखा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, मुझे फिर से, हाँ, टॉपिक सही नहीं है ना उनको रैंडमली कुछ फायदा होने वाला है। हाँ, होता है बेटा, फायदा हो जाता है बच्चों को थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, कोई है जो मुझे फॉलो करेगा इंस्टा पे, हाँ देखो इनको करूँ तो कोई फॉलो भी। आ जाओ इधर आओ दिमाग लगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ इंडिटरमिनर से रिलेटेड, और आप ध्यान से मेरी बात को सुने समझें। और इंग्लिश पढ़ना बहुत बच्चे चाहते हैं, सीखना थोड़े से कम चाहते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बातें जो आपको बताई जाएंगी इनको आप सुने, समझें और याद रखने की मतलब कोशिश करें। ये पॉइंट समझिए जो सबसे पहले मैंने समझाया कि ये जो लिटिल और फ्यू वर्ड्स हैं वो ऑपोजिट है। लिटिल ऑपोजिट है मच का, फ्यू ऑपोजिट है मैनी का। ठीक है, ये ऑपोजिट का मार्क होता है, इसका मतलब डज नॉट ये इक्वल। ठीक है, देखिए मच और मैनी जो होते हैं दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, बस डिफरेंस काउंटेबल अनकाउंटेबल का है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आगे आप दोबारा हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं इस टर्म को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा। इसको ना हम ऐसे ना लिख के एक और तरीके से लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं मैनी, एक कलर चेंज हो गया, हम इसको लिखते हैं मैनी इक्वल्स, ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना ऐसे। ठीक है, एक बात जाननी है, पूछ लो बेटा, एक बात जाननी है आप पूछ लो। मुझे अच्छा लगेगा, मैं बताना चाहूंगा तो बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप पूछ तो लो ही, हो सकता है मैं बता ही दूं। ठीक है, हाँ। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये जो मैनी, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट हैं, ये डिटर्मिनर्स, मच, लिटिल, लेस, लिस्ट, ये डिटर्मिनर्स हमने कहा ये इक्वल है, बट इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। इक्वलिटी मीनिंग की है, मतलब मैनी और मच के मीनिंग सेम है, फ्यू और लिटिल के मीनिंग सेम है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मच, लिटिल, लेस, लिस्ट, इनका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, क्योंकि ये डिटर्मिनर ऑफ अमाउंट है। ठीक है, मैनी, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, इनका यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ में, क्योंकि ये डिटर्मिनर ऑफ नंबर है। ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि मैनी, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट का यूज होगा उन नाउन्स के साथ में जो कि काउंटेबल हैं, क्योंकि वो नंबर को रेफर करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हम चलिए, क्या है, योर सेशंस आर द बेस्ट। मैं रोजाना ऑफलाइन देखता हूं बट आज लाइव देख रहा हूं। वेरी सेटिस्फाइड विद योर सेशंस। ग्रेट बच्चे, अगर आपको कुछ फायदा होता है मेरे पढ़ाने से, आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाती है। सर आई हैव नीड बेस्ट जॉब इन लाइफ बिकॉज आई एम फेल्ड इन आर्मी जॉब इन मेडिकल 5 चांस। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या कि मैनी, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट हैं, ये न्यूमरल्स हैं, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ में लिखे जाने वाले डिटर्मिनर हैं, नंबर को रेफर करते हैं। मच, लिटिल, लेस, लिस्ट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के डिटर्मिनर है, अमाउंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बाकी मीनिंग सेम होता है। मैनी का मतलब होता है, मैनी का मतलब होता है इन लार्ज नंबर। ठीक है, मच का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट। ये होता है। मैनी का मतलब ज्यादा, मच का मतलब भी ज्यादा। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि अगर आप काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात कर रहे हो तो मैनी यूज करना पड़ेगा, अनकाउंटेबल के बारे में बात कर रहे हो तो मच यूज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना।
अच्छा, फिर आ गया ये फ्यू और लिटिल। मैंने आपसे बताया कि फ्यू और लिटिल जो होते हैं मच और मैनी के एंटोनिम होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो फ्यू है, ये जो हमने फ्यू लिखा है, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी। अच्छा, और लिटिल का मतलब होता है नॉट मच। ये बेसिक्स हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए कि फ्यू का मतलब क्या है, लिटिल का मतलब क्या है, मच का मतलब क्या है, मैनी का मतलब क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैनी का मतलब हो गया इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, बड़ी संख्या में। और मच का मतलब हो गया इन लार्ज अमाउंट, बड़े अमाउंट में। ठीक है, और लिटिल और फ्यू जो है वो मच और मैनी के एंटोनिम्स हो गए। लिटिल का मतलब हो गया नॉट मच, फ्यू का मतलब हो गया नॉट मैनी। अब इस बात को मैं ऐसे समझा देता हूं आपको कि अगर कोई पर्सन ये कहता है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, और एक पर्सन कहता है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। अगर कोई कह रहा है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आई हैव फ्रेंड्स इन लार्ज नंबर, मतलब मेरे अच्छे बहुत दोस्त हैं। और आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो कह रहा है वो कह रहा है कि आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, मतलब उसके दोस्त हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, कि वो मैनी कह पाए। तो मैनी और फ्यू जो होते हैं वो आपने पढ़ा होगा कि फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है। ठीक है, आप उसको ऑलमोस्ट नो भी समझ सकते हो, आई हैव ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स, और नहीं तो आप सीधे कह सकते हो आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। अच्छा, उसी तरीके से मच का एंटोनिम लिटिल होता है। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है आई हैव मच मनी, और कोई एक पर्सन ये कह रहा है आई हैव लिटिल मनी, तो ये दोनों ही ऑपोजिट बातें कह रहे हैं, मतलब इन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है। आई हैव मच मनी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ही हैज मनी इन लार्ज अमाउंट, और जो ये कह रहा है आई हैव लिटिल मनी वो ये कह रहा है कि आई डोंट हैव मच मनी, कि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है। तो कुल मिला के बात वही है कि लिटिल का मतलब हो गया नॉट मच, और फ्यू का मतलब हो गया नॉट मैनी। ठीक है, ये बेसिक्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नहीं, कौन सी स्लाइड थी जिसपे हम ये बात आपको समझा रहे थे, इससे पहले वाली? हाँ, ये समझा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ना कि मच डज नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल टू लिटिल एंड मैनी इज नॉट इक्वल टू फ्यू, ये एंटोनिम्स है, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद में मैनी और मच और फ्यू और लिटिल क्लियर हो गए, तो आ जाते हैं फ्यूअर, फ्यूएस्ट और लेस लिस्ट पे। इनमें क्या है, इनमें देखिए क्या है कि फ्यूअर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री है फ्यू की, और फ्यूएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है उसकी। उसी तरीके से लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री है लेस, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री है लिस्ट। तो फ्यूअर है, फ्यूएस्ट है, लेस है, लीस्ट है, ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं फ्यू और लिटिल की। मतलब ये जो फ्यू है, एक मिनट, ये जो फ्यू है इसकी कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर और फ्यूएस्ट हो गई, लिटिल और लेस की कंपैरेटिव डिग्री लेस और लीस्ट हो गई। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्रीज का मतलब आप समझ ही जाते हैं, जब एक का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं तो फ्यूअर और लेस यूज करेंगे, जब एक का कंपैरिजन सबके साथ करते हैं तो फ्यूएस्ट और लिस्ट का यूज करेंगे। ये इनके एक्चुअल में मीनिंग्स थे। चलिए, अब हम जाते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पे। अब ये हैं हमारे क्वेश्चंस, ये जो हमने लिखे हैं ना यहाँ पर बेटा, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं, और ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे ऑप्शन यही हैं: मोर, मच, मैनी, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। बेसिक पॉइंट्स मैंने इनसे रिलेटेड आपको बता दिए हैं। बाकी जो पॉइंट्स हमें कंपटीशन के क्वेश्चन समझने के लिए जरूरत पड़ेंगे वो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप लोगों को अपने आप आंसर बताना है। पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद अपने आप आंसर करके देखिए, अब फिर मैं उसके बाद में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, स्टार्ट कर दीजिए बताना। इफ Karan ate dash chocolates, he would lose some his extra weight. I don't have dash time, so please be punctual for our appointment. Zidane is the best dash sportsman can play as well as he. Fill in these blanks. इन blanks को आप लोग fill करें। गुड, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शंस हैं आपके मोर, मच, मैनी, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट।
अच्छा, एक चीज है तुम लोगों के साथ मैंने देखा है, तुम लोग सेंटेंस को पढ़ के समझना नहीं चाहते हो, बस तुम्हें जो पहला इंट्यूशन आता है, जो पहली मतलब तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्लिक करता है, तुम वही टिक कर देते हो, ठीक है। मतलब उसको समझना नहीं चाहते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ये बच्चों के साथ में प्रॉब्लम है, बच्चों आपको दूर करनी पड़ेगी कि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को समझे बगैर आंसर करेंगे तो आप गड़बड़ करेंगे। हाँ, वेरी गुड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस आंसर्स टू यू। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ करण एट डैश चॉकलेट्स ही वुड लूज सम हिज एक्स्ट्रा वेट। अभी जो रिजल्ट है बच्चे, ही वुड लूज हिज सम एक्स्ट्रा वेट, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब कोई पर्सन चॉकलेट्स ज्यादा खाएगा या कम खाएगा। भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही वुड लूज सम हिज एक्स्ट्रा वेट, कि वो मतलब और एक्स्ट्रा वेट जो है वो लूज कर देगा। अब हमें पता है जो चॉकलेट्स होते हैं दे डोंट हेल्प अस इन लूजिंग एक्स्ट्रा वेट। चॉकलेट से हमारी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वेट और बढ़ेगा, वी विल पुट ऑन मोर वेट इफ वी ईट many chocolates. If we eat more chocolates, okay, then it will not help us in losing weight, rather it will help us to gain weight, मतलब हम वेट गेन कर लेंगे ज्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझ लिया करो। अगर यहाँ पे ये लिखा ना ही वुड लूज सम इज एक्स्ट्रा वेट, तो इसका मतलब उसको चॉकलेट का नंबर जो है वो कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो फ्यू, ठीक है। इफ कैरन एट फ्यू चॉकलेट्स, फ्यू का मतलब नॉट मैनी, मतलब कम कर देगा, ठीक है। ही वुड लूज सम इज एक्स्ट्रा वेट। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ आई डोंट हैव डैश टाइम सो प्लीज बी पंक्चुअल फॉर आवर अपॉइंटमेंट। अब देखिए ये जो मोर है, लेस है और फ्यूअर है, और फ्यूएस्ट है और लिस्ट है, ठीक है। ये कंपेरेटिव डिग्रीज हैं, इनका यूज हम कंपैरिजन में करते हैं। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, तो वो तो आप भूल जाइए। अब हमें क्या लिखना है, या तो हम मच लिखेंगे या मैनी लिखेंगे या फ्यू लिखेंगे या लिटिल लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी। तो फ्यू और लिटिल जो होते हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यहां पर हमने देखो डोंट लिख रखा है। अगर ये डोंट नहीं लिखा होता तब तो हम फ्यू या लिटिल का यूज कर लेते, लेकिन चूंकि डोंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान देंगे कि फ्यू और लिटिल जो कि खुद नेगेटिव होते हैं, तो उनका यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो डोंट यहाँ पे लिखा है ना, इससे ये क्लियर है कि आप मच या मैनी ही यूज करोगे, लिटिल और फ्यू नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि उनके मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, और फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी। दे आर ऑलरेडी नेगेटिव, वो पहले से ही नेगेटिव है। तो अगर डोंट नहीं लिखा होता तो हम उनका यूज कर लेते, क्योंकि डोंट लिखा हुआ तो हम उनका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें मच या मैनी में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। टाइम अनकाउंटेबल होता है, अब चूंकि टाइम अनकाउंटेबल होता है तो आप उसके साथ में मैनी लिख नहीं पाओगे, तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया मच, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा डोंट हैव मच टाइम, कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सो बी पंक्चुअल फॉर आवर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को अगर हम चाहें ना तो ऐसे कह सकते हैं आई हैव लिटिल टाइम। जैसे हमने कहा कि लिटिल का मतलब नॉट मच होता है, तो ये जो लिखा हुआ है ना आई डोंट हैव मच टाइम, अगर हम इसी को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आई हैव लिटिल टाइम, ओके। चलिए नेक्स्ट में ये जिडैन इज द बेस्ट। जो जिडैन है, मतलब आप जानते होंगे ये फुटबॉलर हैं, ठीक है, हमें लगता है फ्रांस से थे शायद, ठीक है। हाँ, तो जिडैन इज द बेस्ट डैश स्पोर्ट्समैन कैन प्ले एज वेल एज ही। अभी हमें ब्लैंक फिल करना है। अब होता क्या, फ्यूअर नहीं लिख सकते बच्चे, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि जिडैन जो है ना वो बेस्ट है, वो बेस्ट फुटबॉलर है। तो अगर कोई पर्सन बेस्ट है, तो इसका मतलब वो बाकियों से एक्सक्लूसिव है, आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि बेस्ट हम उसको कहते हैं, मतलब बेस्ट का मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री हम उन नाउन्स के साथ में यूज करते हैं जो बाकियों से बिल्कुल अलग होते हैं और उनके जैसे ज्यादा लोग नहीं होते हैं। क्योंकि किसी को भी अगर सुपरलेटिव डिग्री के थ्रू रेफर किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग पर्सन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, और बाकियों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो बाकी जो है वो उसके जैसे नहीं होंगे, तो यहां पर हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्यू। तो इसमें आपको ये लिखना, एक मिनट एक मिनट, ये फ्यू लिखना, ये क्या हो गया। तो यहां पर आप लिखेंगे फ्यू, तो इसमें लिखेंगे फ्यू स्पोर्ट्समैन कैन प्ले एज वेल एज ही। अच्छा, फ्यू का मतलब क्या हो गया समझ रहे हैं, फ्यू का मतलब हो गया बच्चे नॉट मैनी। चूंकि जिडेन जो है वो बेस्ट है, और बहुत से जो स्पोर्ट्समैन हैं
वो उनके जैसा नहीं खेल पाते। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज द बेस्ट। हाँ हाँ, चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आ जाइए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डैश टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू कॉल मी बाय दैट निकनेम? My aunt did not purchase dash clothes, but the dash she had were exquisite. The roads were not too crowded today. There were dash cars than I had expected. Fill in these blanks too. इन ब्लैंक्स को आप लोग फिल करें, और इन ब्लैंक्स को भी फिल करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो यही हैं: मोर, मच, मैनी, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। गुड, वेरी गुड। चल, अब देखिए यहाँ पे समझना है, जो पहले स्टेटमेंट हमने लिखा, हाउ डैश टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू कॉल मी बाय दैट निकनेम, ठीक है। कि कोई पर्सन किसे पूछ रहा है कि उसने कितनी बार उससे कहा है कि उसको उसके निकनेम से न पुकारे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि फ्यू है और लिटिल है, वो क्वेश्चंस में यूज नहीं होते हैं। पता नहीं आप मेरी बात समझ पाओगे, मैं बताऊंगा या नहीं मतलब अब लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बहुत बातें होती हैं जो हमें सीखनी समझनी होती हैं। अब खैर मैं बता तो आपको दूंगा ही, आप समझेंगे या नहीं समझेंगे ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। आ जाइए, देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनना मेरी बात। एक पॉइंट यहाँ पर आपको बताता हूँ मच और मैनी से रिलेटेड, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगा जो कि थोड़ा सा इंग्लिश को समझते हैं, जानते हैं, वो इस बात को मेरी समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी हो सकता है कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो खैर मैं उसका क्या करूंगा। ये जो मच और मैनी होते हैं बेटा, ये नॉन असर्टिव वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप मेरी बात समझ पाए, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम करते हैं अपने बात को, जो हम कह रहे हैं उसको स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेटिक वे में यूज करते हैं, मतलब ठीक है, तो उनको हम कहते हैं असर्टिव वर्ड्स। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हम कोई बात कहते समय मतलब लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। लेस का मतलब होता है कम, कम कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। या हम एक्चुअली कुछ जानना चाह रहे होते हैं, किसी बात को स्ट्रेस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टेट नहीं कर रहे होते हैं विद कॉन्फिडेंस, तो वहां पे हमें नॉन असर्टिव वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। इंग्लिश के जो नॉन असर्टिव वर्ड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है बेसिकली नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर क्वेश्चंस में। असल में क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो एक्चुअल में हम किसी को स्टेट नहीं कर रहे होते हैं, कुछ बता नहीं रहे होते हैं, हम खुद जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो वेन एवर वी आर क्वेश्चनिंग, जब भी हम किसी कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारा सेंटेंस होता है, हम लिखते बोलते हैं, वो हमेशा नॉन असर्टिव ही होता है। नॉन असर्टिव वो इसलिए होता है क्योंकि आप पूछ रहे हो, आप बता नहीं रहे हो। तो अगर आप पूछ रहे हो तो आप असर्टिव हो नहीं सकते। आप असर्टिव, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को विद कॉन्फिडेंस डिक्लेयर करना। असर्ट करना मतलब कोई बात आप बता रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ में बता रहे हो, और मतलब स्ट्रेस करके बता रहे हो, वो है असर्शन। लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी असर्ट मतलब असर्टिव नहीं हो सकते। उनकी वजह यही होती है कि क्वेश्चंस में आप किसी से कुछ जानना चाह रहे होते हो, तो वो हमेशा नॉन असर्टिव वर्ड्स के साथ ही लिखे जाते हैं। एक दो मैं कॉमन वर्ड्स आपको बता देता हूँ नॉन असर्टिव, जो शायद आप लोग जानते होंगे। तो जैसे एक वर्ड हो गया येट, ठीक है। एक वर्ड हो गया एनी। एक वर्ड हो गया एवर। एक वर्ड हो गया फार। मतलब ये कुछ इंग्लिश के ऐसे हैं जो नॉन असर्टिव वर्ड्स हैं। नॉन असर्टिव वर्ड्स का मतलब इनका यूज हम या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है,
या हम इनका यूज क्वेश्चंस में करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है, ठीक है। येट का असर्टिव वर्ड जो होता है वो ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी। ये क्या हो गया? येट जो है ना बच्चे, इसका असर्टिव वर्ड होता है ऑलरेडी। येट का यूज हम करते हैं नेगेटिव में, आई हैवंट कॉल्ड देम येट, कि मैंने अभी तक उन्हें कॉल नहीं किया, तो सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने येट यूज कर लिया। या जब हम किसी से कुछ इंट्रोगेटिव पूछेंगे, ठीक है, हैव दे अराइव्ड येट, क्या वो अब तक आ चुके हैं, तो येट का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं। असर्टिव में उसकी जगह ऑलरेडी का यूज कर लेते हैं, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड देम, दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, ठीक है। एनी का असर्टिव वर्ड होता है सम। क्वेश्चंस में नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं, डू यू हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। और असर्टिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जब हम कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ स्टेट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो फिर हम एनी का यूज ना करके वहां पे सम का यूज कर लेते हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स। एवर का जो असर्टिव वर्ड होता है, ठीक है, वो होता है ऑलवेज। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम यूज करेंगे एवर। हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम कभी उससे मिले हो। डू यू एवर टेल लाइज, क्या तुम कभी झूठ बोलते हो, ठीक है। और जब उसको हम असर्टिव वे में कहेंगे तो हम वहां पर यूज कर लेंगे आपका ऑलवेज। आई ऑलवेज हेल्प अदर्स, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव में हम डोंट एवर लिख लेते हैं, आई डोंट एवर टेल लाइज। डोंट एवर जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है टू नेवर, वो नेवर का इक्विवेलेंट होता है। तो आप डोंट एवर लिखें या नेवर लिखें वो एक ही बात होती है, ठीक है। उसका बाद फार, फार का यूज हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करते हैं, हाउ फार विल वी गो, कितना दूर तक हम जाएंगे, ठीक है। वी डोंट गो फार, हम दूर तक नहीं जाएंगे, इस तरीके से। और इसका असर्टिव वर्ड जो होता है वो होता है अलोंग वे। तो अगर नेगेटिव, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तब तो हम फार यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई सेंटेंस असर्टिव है तो हम वहां पे यूज करेंगे अलोंग वे। दे वेंट अ लॉन्ग वे, माई होम इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ऑफिस, ऐसे। तो कुल मिला के ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, अगर ये समझ में आ जाए, हालांकि मैं कम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि समझ में आई होंगी बातें, बट एक्चुअल में अगर ये मैं ना बताऊं तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बात ऐसी जो उस समय मुझे कहनी बोलनी बता देनी चाहिए थी, नहीं बताई, मुझे ऐसा लगेगा। सो ये बस अपना मन हल्का करने के लिए कि मुझे बताना था तो मैंने बता दिया, बात ये है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है बच्चे कि जो मैनी है और मच है, ठीक है, ये इंग्लिश के नॉन असर्टिव वर्ड्स होते हैं। इनका यूज हम बेसिकली करते हैं इंटरोगेशन के लिए और निगेशन के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज होने लग गए। और इन दोनों का असर्टिव फॉर्म में बता देता हूँ। कोई भी नॉन असर्टिव वर्ड होता है तो उसका एक असर्टिव काउंटर पार्ट होता है। मैनी और मच का असर्टिव जो काउंटर पार्ट होता है वो होता है अलॉट, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। अभी जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनका हम आंसर लिखते हैं, आई हैव डैश फ्रेंड्स। और इसका लिख देते हैं, आई हैव डैश मनी। ब्लैंक्स फिल करो। अब देखो यहाँ पे मनी लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहो भी ना तो यहाँ पे मैनी नहीं यूज कर पाओगे और यहाँ पे मच नहीं लिख पाओगे। मतलब ये नहीं कह पाओगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये नहीं कह पाओगे आई हैव मच मनी, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो ये है, हाउ मच, हाउ मैनी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जैसे मच है और मैनी है, ये एक्चुअली नॉन असर्टिव वर्ड्स होते हैं। इनका यूज हम इंटरोगेशन और नेगेशन के लिए करते हैं। जब हमें कुछ असर्ट करना होता है, डिक्लेयर करना होता है विद कॉन्फिडेंस, तो हम इनका यूज नहीं करते उस सेंटेंस में, ठीक है। अब जैसे हमसे यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तो अब हम इसका रिप्लाई ये नहीं कर सकते आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जो हाउ मैनी है ना ये फ्रेज और हाउ मच है, ये प्योर आपकी नॉन असर्टिव ही होती है।
आप इनके रिप्लाई में इनका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तो वो तो नॉन असर्टिव था, इसलिए उसने हमसे क्वेश्चन पूछा जानने के लिए। लेकिन अब हम किसी के क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो हम डिक्लेयर करेंगे, हमें असर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी बात को असर्ट कर रहे हो, विद कॉन्फिडेंस स्टेट कर रहे हो, तो फिर आपको असर्टिव वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। अब आप मच मैनी नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, या तो कोई एग्जैक्ट नंबर लिख दो, आई हैव 5 फ्रेंड्स, आई हैव 20 फ्रेंड्स, आई हैव 2 डजन फ्रेंड्स, ऐसे लिख दो। नहीं तो आप लिख दो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। उसी तरीके से हमने लिखा हाउ मच मनी डू यू हैव, अब इसका रिप्लाई हम ये नहीं लिख सकते आई हैव मच मनी, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछेगा हाउ मच, तो हाउ मच का अब हमें रिप्लाई लिखना है। अब हाउ मच का जो भी आप रिप्लाई दोगे वो असर्टिव वर्ड होगा, असर्टिव वर्ड मच खुद होता नहीं है, तो आप उसको लिख नहीं पाओगे। तो आप या तो लिख दो आई हैव, कुछ भी लिख दो, नहीं तो वही अ लॉट ऑफ, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो ये जो मच और मैनी होते हैं बच्चे, ठीक है, हाँ, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो खैर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो बात ये है कि जो हाउ मच और हाउ मैनी है, ये नॉन नेसेटिव फ्रेजेस होती हैं। इनका अगर हमें रिप्लाई लिखना है तो मच और मैनी का यूज वहां पर नहीं कर सकते। इससे ये फैक्ट प्रूव हो जाता है कि मच और मैनी जो है वो बेसिकली वो नॉन असर्टिव वर्ड्स हैं। लैंग्वेज में आज के टाइम में वो अलग बात है कि असर्टिव वे में भी यूज होने लग गए, ठीक है, बट एक्चुअली वो होते हैं नॉन असर्टिव वर्ड है। उनका असर्टिव काउंटर पार्ट जो होता है वो अलॉट ऑफ होता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर आपको मैनी या मच ही यूज करना पड़ेगा। आप फ्यू है, लिटिल है, उनका यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो असर्टिव होते हैं, ठीक है। खैर, मैंने समझाने की कोशिश की, और कितना मैं सफल हुआ नहीं हुआ वो खैर बात की बात। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा ना हाउ डज टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, तो आप इससे ही समझ जाओ कि हाउ अगर लिखा हुआ है और ये सेंटेंस क्वेश्चन है तो आप मच लिटिल यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सॉरी, आप लिटिल ऑफ यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो असर्टिव होते हैं, ठीक है। तो वही आपको मैन या मच मच में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। टाइम्स प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, तो जो भी नाउन्स प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स का तुम्हें मच आता नहीं है तो मैनी आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। रिपीट कर दीजिए। अच्छा, हाँ, अरे हमें छोड़ो, हम सफल हो गए असफल हो गए, अपने पे ध्यान दो। हम ओके हैं, हमारी रिपोर्ट ओके है, ठीक है। तुम लोग अपने पे ध्यान दो। अच्छी बात है, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं 100% सफल हो गया, तो इसका मतलब मैं आपको समझा पाया, आप पूरा समझ पाए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई आंट डिड नॉट परचेस डैश क्लॉथ्स। अब देखिए डिड नॉट लिख दिया, पहले से नेगेटिव हो गया। तो अगर ये पहले से नेगेटिव हो गया तो आप फ्यू और लिटिल भूल जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, वो नॉट के साथ में यूज हो नहीं पाएंगे। तो आपको मैनी या मच में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। अब क्लॉज काउंटेबल नाउन है तो मच लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे मैनी आ गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे माई आंट डिड नॉट परचेस मैनी क्लॉथ्स, कि मेरी आंट जो है उनके पास बहुत ज्यादा कपड़े नहीं थे, ठीक है। मैनी का मतलब इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया माई आंट डिड नॉट परचेस क्लॉथ्स इन लार्ज नंबर, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा संख्या में कपड़े नहीं थे, मतलब कम थे, कुल मिला के फ्यू थे। अगर हम ये लिख रहे हैं ना माई आंट डिड नॉट परचेस मैनी क्लॉथ्स, तो इसका मतलब हम पता है क्या लिख रहे हैं, हम इनडायरेक्टली ये लिख रहे हैं माई आंट परचेस्ड फ्यू क्लॉथ्स, फ्यू क्लॉथ्स, क्योंकि नॉट मैनी का मतलब फ्यू होता है ना, मैंने बताया अभी, और नॉट मच का मतलब लिटिल होता है। हम्म, यहां तक आ गए। अब देखो, अब हमने कह दिया कि माई आंट परचेस्ड फ्यू क्लॉथ्स, कि मेरी आंटी के पास में कम ही कपड़े थे, बट द डैश शी हैड, लेकिन वो जो भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द, द फ्यू का मतलब जो थोड़े कपड़े उनके पास थे उन्हीं की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे द लिख के लिख देंगे फ्यू, ठीक है। अच्छा, द मैनी लिख नहीं सकते, ठीक है। द मैनी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हम द मैनी लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो हमने मैनी के साथ में पहले से नॉट लिख रखा है, तो मैनी को तो हमने पहले से निगेट कर दिया। तो अगर मैनी को पहले से निगेट कर दिया तो द मैनी लिख नहीं सकते, तो हमें फिर द फ्यू लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा द फ्यू शी हैड, तो द फ्यू का मतलब जो भी थोड़े से अब उनके पास थे वो थे अच्छे, मतलब एग्जिक्वाइट्स थे, एग्जिक्साइट्स थे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाओ। द रोड्स वर नॉट टू क्राउडेड टुडे। अब हमने कहा कि रोड्स जो थे वो बहुत ज्यादा उन पे भीड़ नहीं थी आज। देयर वर डैश कार्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब देखिए ये जो देन हमने लिखा है ना बच्चे,
ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, इसका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब्स के साथ में करते हैं। ठीक है, हेलो बेटा सभी को। देर में हेलो हुई है तुम्हारी, लेक्चर इज अबाउट टू बी ओवर, तब आपने हेलो किया, लेकिन चलो फिर भी। तो यहाँ पर जो हमने देन लिखा है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, इसका यूज हम कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है ना बच्चे, इसमें हमें कोई कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी। अब हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री क्या है? हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है एक मोर, जो हम यूज कर सकते हैं। एक मिनट में ये थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा यहाँ पर। हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री देखिए कौन कौन सी है। एक कंपैरेटिव डिग्री है हमारे पास मोर, एक हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है लेस, और एक कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर। तो ये जो देन लिखा हुआ है, इससे एक चीज क्लियर है कि अब हमें कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करनी है। या तो हम मोर लिखें, या हम फ्यूअर लिखें, या हम क्या नाम लेस लिखें। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, समझ में आ जाएगा, बेसिक है। असर्टिव नॉन असर्टिव में बच्चा घूम जाता है, लेकिन ये बातें तो समझ में आ ही जाएंगी। देखिए, मोर का मतलब होता है ग्रेटर देन, मच और मैनी। ठीक है, मोर का मतलब हो गया मच या मैनी से भी ज्यादा। ठीक है, फ्यूअर का मतलब क्या आता है? फ्यूअर का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो खैर नहीं कह पाओगे क्योंकि फ्यू से लेस हो जाता है। ठीक है, छोड़ो इसको, मोर का ही समझ लो। मोर का मतलब हो गया जो मच और मैनी से भी ज्यादा है, मतलब जो मच है और मैनी है उनसे भी ज्यादा जो है वो मोर है। अब इस बात को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स बड़े ट्रिकी हो जाते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, द रोड्स वर नॉट टू क्राउडेड टुडे, कि रोड्स आज बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं थे। देयर वर डैश कार्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब एक चीज तो हमें क्लियर है कि कार्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, तो लेस तो आप इसके साथ में लिख नहीं पाओगे। ठीक है, या तो आप लिखोगे मोर या लिखोगे फ्यूअर। अच्छा, मोर लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि कार्स जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा थी। तो अगर कार्स उससे ज्यादा थी तो आप ये क्यों कह रहे हो कि वॉज नॉट टू क्राउडेड? और अगर रोड्स क्राउडेड नहीं थे तो इसका मतलब कार्स जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे कम नंबर में रही होंगी। अगर कम नंबर में थी तो आपको लिखना पड़ेगा फ्यूअर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया द रोड्स वर नॉट टू क्राउडेड टुडे, देयर वर फ्यूअर कार्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम नंबर में कार्स थे। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, the roads were not too crowded today. There was less traffic than I had expected. Dash people think of her as a talented dancer, but Dash acknowledge her as being truly great. This week I will go through your homework in detail. I have Dash free time than I had last week. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़िए और इनको ब्लैंक फिल कीजिए। ब्लैंक फिल करने के लिए ऑप्शन यही है, मोर, मच, मैनी, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। फिल इन दिस ब्लैंक्स डियर स्टूडेंट्स। इन ब्लैंक्स को एक बार ट्राई कीजिए, इनके आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूं। हरि ओम प्रभु दिन। गुड। बेटा थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो, दिमाग भगवान ने दिया है उसका भी यूज कर लो। मैं देखता हूँ कि तुम लोग मुंह का ज्यादा यूज करते हो, दिमाग का थोड़ा सा कम कर रहे हो। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर है तुम लोगों के। अब देखो समझना, ये जो बच्चे हमने सेंटेंस लिखा ना, इसमें देखो है क्या, द रोड्स वर नॉट टू क्राउडेड टुडे, कि आज रोड्स पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। देयर वॉज डैश ट्रैफिक देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब देन लिखा हुआ है तो कंपेरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है तो इसका मतलब या तो आप मोर लिखोगे, या लेस लिखोगे, या फ्यूअर लिखोगे। ठीक है, मोर लिख नहीं सकते क्योंकि मोर जो है वो मीनिंग को कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रोड्स अगर ज्यादा क्राउडेड नहीं थे तो इसका मतलब जो ट्रैफिक है वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं रही होगी, उसकी क्वांटिटी कम रही होगी। अगर उसकी क्वांटिटी कम रही होगी तो आपको फ्यूअर या लेस यूज करने पड़ेंगे। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, कार्स काउंटेबल था तो हमने उसके बाद में फ्यूअल लिख दिया। ट्रैफिक अनकाउंटेबल है तो इसके बाद हम लेस लिख देंगे। लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री लेस होता है ना, तो ये आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश पीपल थिंक ऑफ हर एज अ टैलेंटेड डांसर, कि लोग उसको मानते हैं टैलेंटेड डांसर। अब हमें यहाँ पे पीपल के साथ में डिटर्मिनर लिखना है। अच्छा, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री तो लिख नहीं पाएंगे। अब हम या तो मैनी लिखेंगे, या मच लिखेंगे, या फ्यू लिखेंगे, ठीक है। पीपल काउंटेबल नाउन है, तो मच ऑप्शन खत्म हो गया, मच आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। लिटिल भी लिख नहीं पाओगे, या तो अब आप लिखोगे फ्यू, या आप लिखोगे मैनी। मैनी लिखोगे तो इसका मतलब जाएगा बहुत से लोग उसको टैलेंटेड डांसर मानते हैं। अगर आप लिख दोगे फ्यू तो इसका मतलब जाएगा नॉट मैनी, कि बहुत से लोग उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन जो भी यहाँ पे लिखोगे वो डिसाइड करेगा बाद वाले ब्लैंक को। बाद वाले को इसलिए भी यूज करेगा क्योंकि यहाँ पर बट लिखा हुआ है, तो बट जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट शो करता है। यहाँ पर अगर आप मैनी लिखोगे तो बाद में फ्यू आ जाएगा, यहाँ पर फ्यू लिखोगे तो बाद में मैनी आ जाएगा। मतलब एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पे जो आप डिटर्मिनर लिखोगे उसके अपोजिट मीनिंग का बाद में लिखना पड़ेगा। अपोजिट मीनिंग का इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि वो जो बट कंजंक्शन है ना, वो कॉन्ट्रास्ट शो करता है। तो वो आप पर है कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उसका अपोजिट वहां पे लिख दो, ठीक है। मैनी लिख देते हैं, मैनी पीपल थिंक ऑफ हर एज अ टैलेंटेड डांसर, कि बहुत से लोग उसको टैलेंटेड डांसर मानते हैं, बट लेकिन फ्यू एक्नॉलेज हर एज बीइंग ट्रूली ग्रेट। फ्यू का मतलब नॉट मैनी, लेकिन बहुत कम लोग ये मानते हैं कि वो वास्तव में ग्रेट है। मतलब टैलेंटेड डांसर तो मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसको ट्रूली ग्रेट, वास्तविकता में, मतलब वास्तविकता में उसको लोग ग्रेट नहीं मानते ज्यादा। तो बट कंजंक्शन उससे एक चीज क्लियर हो गई कि जो आप पहले डिटर्मिनर लिखोगे उसको अपोजिट मीनिंग का डिटर्मिनर बाद में लिखना है। पहले फ्यू लिखोगे बाद में मैनी आ जाएगा, पहले मैनी लिखोगे बाद में फ्यू आ जाएगा, दैट इज अप टू यू, वो आप पर है, आप कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट देखिए, दिस वीक आई विल गो थ्रू योर होमवर्क, कि इस वीक में तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा। गो थ्रू का मतलब है चेक करना, देखना, ठीक है। आई हैव डैश फ्री टाइम देन आई हैड लास्ट वीक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देन। देन का मतलब है आपको कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है, क्योंकि देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ फ्री टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अगर हमें कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है तो कंपेरेटिव डिग्री के हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। कंपेरेटिव डिग्री में एक हमारे पास ऑप्शन है मोर, एक हमारे पास ऑप्शन है लेस, एक हमारे पास ऑप्शन है फ्यूअर। तो चूंकि टाइम यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो फ्यूअर आप लिख नहीं सकते, या तो आप लेस लिखोगे या मोर लिखोगे, ठीक है। लेस लिखोगे तो उसका मतलब जाएगा कम, मोर लिखोगे तो उसका मतलब जाएगा ज्यादा। अब अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि दिस वीक आई विल गो थ्रू योर होमवर्क इन डिटेल, कि मैं तुम्हारे होमवर्क को डिटेल में चेक करूंगा, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन किसी काम को डिटेल में कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास में टाइम ज्यादा होगा नॉर्मल से, तभी वो ऐसा कर पाएगा। अगर नॉर्मल से कम टाइम होगा तो वैसा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा मोर, क्योंकि हमें ज्यादा को रेफर करना है बच्चे, कम को नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख दो, आई हैव मोर फ्री टाइम देन आई हैड लास्ट वीक, कि इस हफ्ते मेरे पास जितना लास्ट वीक में टाइम था उससे ज्यादा फ्री टाइम है। क्योंकि ज्यादा होगा तभी डिटेल में चेक कर पाएगा, अगर उससे भी कम होगा तो डिटेल में चेक नहीं कर पाएगा। चलिए, ओके। तो कुल मिला के देर आर सम मोर क्वेश्चंस, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हीं डिटर्मिनर्स पे बेस्ड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जब नेक्स्ट सेशन आप लोगों के साथ में रखेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही चाहते हैं, ये हो गया। और बाकी तो क्या ही कहना, ठीक है। अपना एंजॉय करो, सीखते रहो, समझते रहो, मौज लो। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बाय, थैंक यू एवरीबॉडी।